नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के साथ में एक साझा नेवल युद्धाभ्यास किया है और ये इंडोनेशिया में सुंडा जल संधि पर किया गया था, जिसका नाम रखा गया समुद्र शक्ति। जैसा कि इंडोनेशिया का चाइना के साथ में विवाद चल रहा है उसके एक द्वीप नातूना को लेकर, जो कि इसी सुंडा जल संधि के पास में मौजूद है और उसके मद्देनज़र इंडोनेशिया अपनी नेवल शक्ति को बढ़ा रहा है। तो वहीं चाइना का हिंद महासागर में प्रवेश को रोकने के लिए इस नेवल अभ्यास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये नेवल अभ्यास 20 से 22 सितंबर के बीच में हुआ था इंडोनेशिया में। वहाँ पे भारतीय युद्धपोतक विमान गए थे और जहाज गए थे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट हैं INS शिवालिक, जो कि इंडिया का अपना इंडिजिनस डिज़ाइन बिल्ट एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, जिसे हम कहते हैं मल्टी रोल गाइडेड फ्रेगाइट है। इसके अलावा INS कदमत ने भी हिस्सा लिया था, जो कि एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। और इंडिया की तरफ से एक रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट, जो कि लॉन्ग रेंज रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट है, P8I, उसने भी इस नेवल अभ्यास में हिस्सा लिया। वहीं इंडोनेशिया की तरफ से KRI बंग तोमो और KRI मलहाती, उसके अलावा एक टोईवान C-235 ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मेन उद्देश्य जो था वो था गहरे वाटर में छुपी हुई पनडुब्बी को ढूंढना और उसे नष्ट करना। उसमें वो सक्सेसफुल रहे। भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पे अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करंट नेवल एक्सरसाइज वाज टू बिल्ड अप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेवल ऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू नेवीज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसके अलावा दूसरा जो मेन उद्देश्य था वो था बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना और सी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा जानना और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करना। तो वहीं चाइना की दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि चाइना को इस नेवल अभ्यास के होने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये झेलनी पड़ेगी, जहां चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा था, उसको रोकने में ये जो कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आएगा। वो कैसे आएगा उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इस इंडियन ओशियन में एंट्री मारने के लिए, इस हिंद महासागर में घुसने के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो चाइना मलेशिया के थ्रू मलक्का जो खाड़ी है उसके थ्रू एंटर करे, या फिर इंडोनेशिया की इस सुंडा जल संधि से प्रवेश करे। जहां इंडोनेशिया के साथ में उसके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं उस नातूना जो द्वीप है उसको लेकर, जहां पे चाइना ने अपना दावा ठोक दिया है, जो कि वो ज़्यादातर सभी देशों के साथ में कर रहा है। उसकी वजह से अगर इंडोनेशिया से उसके रिश्ते नहीं सुधरते हैं तो उस कंडीशन में उसे इसमें घुसने के लिए कहीं से भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मलेशिया का मलक्का जो खाड़ी है वो सबसे ज़्यादा बिजी रूट है, क्योंकि वहाँ से सारे जो बिजनेस जो भी शिप्स गुजरते हैं वो वहीं से गुजरते हैं और सारे देशों की उस पर पहली नज़र रहती है, USA, रसिया और इंडिया की। उनकी खुद की नेवी भी वहाँ पे लगी हुई है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन सारे शिप्स को जो सामान लेके जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब बचता है तो केवल सुंडा जल संधि, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है और इंडोनेशियन नेवी और चाइना की नेवी में बहुत तनातनी चल रही है। पिछले सितंबर को क्या हुआ था कि जब इस नातूना द्वीप पर चाइना ने जब इस अनाउंस किया था कि ये उनसे रिलेटेड है, तो गलती से चाइना का एक शिप इंडोनेशियन सी बाउंड्री में आ गया, तो उसको वहाँ से इंडोनेशियन नेवी ने खदेड़ा था। और अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि उनकी जो पैसेंज, इंडोनेशियन नेवी की पैसेंज जानने के लिए चाइना बीच बीच में मछुआरे भी छोड़ता है उनकी अपनी ऑन बाउंड्री में, और उनको सिक्योरिटी देने के लिए अपने पनडुब्बियों को भी भेजता है। ये एक्चुअली चाइना की एक विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। वो ज़्यादातर यही करता है, पलटवार वो करता ही है हमेशा।
लड़ाई करेगा, फिर पीछे हट जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। यही स्ट्रेटजी वो पुराने ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। कई देशों को अपने आप में इसी तरह से विलीन कर लिया है। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चाइना अपनी दावेदारी ठोकता है। वो कहता है कि ये मेरा है, और उसको लेकर उसका फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई के साथ साथ वियतनाम जैसी कंट्रियों के साथ में भी विवाद चल रहा है। तो वहीं अगर ईस्टर्न चाइना सी की बात करें तो वहाँ जापान के साथ में तनातनी चल रही है। कई सारे द्वीपों पे वो अपना क्लेम करता है कि ये मेरे हैं, वही जापान भी बोलता है ये उनके हैं। इसको लेकर उनके बीच में तनातनी चल रही है। तो ओवरऑल सब फ्रंट से चाइना अपना विस्तारवादी नीति की वजह से आगे बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इस इंडियन ओशियन में एंट्री को क्यों मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसने क्या किया कि जब उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में, तो उसने इसके आसपास के जितने भी कंट्री थे उनको भड़काना शुरू किया। चाइना का एक ऑफिशियल माउथपीस है जिसे कहते हैं ग्लोबल टाइम्स। तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि मेदागास्कर और कोरोसो, ये छोटे कंट्री हैं, उनके बारे में लिखा कि ये संप्रभु राष्ट्र हैं, विदेश नीति बनाने और विदेश नीति को पालन करने में ये संयम है, मतलब सक्षम हैं, कर सकते हैं। ब्लाइंडली इंडिया के साथ खड़े नहीं हो सकते। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली जब चाइना ने अदन की खाड़ी में अपने जहाजी बेड़े, जो जंगी बेड़े और पनडुब्बियों को डिप्लॉय किया था, उसको भी ग्लोबल टाइम्स ने एक्चुअली सपोर्ट किया। उसने कहा दिस इज नॉट रॉन्ग। और वहीं तल्ख लहजे का यूज करके उसने लिखा है कि भारत को याद रखना चाहिए कि एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना की ये जिम्मेदारी बनती है कि वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी स्थापित करने का। और जो अदन की खाड़ी में जो जंगी बेड़े जो हमने डिप्लॉय किए हैं वो भी उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो देखो कितनी बड़ी दादागिरी वो पेलने की कोशिश कर रहा है। जहां साउथ चाइना सी पे वो 90% हिस्से पे अपना कब्जा जमा चुका है, वहीं अब अपनी विस्तारवादी नीति से और इंडियन ओशियन में भी एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में पार्टिकुलरली वो घुसने की कोशिश में है, क्योंकि उसने बांग्लादेश में रिसेंटली में भी कुछ ही सालों में 26 अरब डॉलर का निवेश किया है। तो वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 26 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। और वहीं एवरी ईयर ये बांग्लादेशी चाइना से 15 अरब डॉलर का आयात करते हैं। निर्यात तो उनका कुछ है नहीं, तो चाइना वालों का निर्यात तो वहाँ से तो कुछ होता नहीं, आयात ही वो कर रहे हैं। 15 अरब डॉलर का आयात हो रहा है बांग्लादेश में। तो उसको देखते हुए वो चाहता है कैसे भी हमारी प्रेजेंस बंगाल की खाड़ी में हो जाए। तो जब म्यांमार में रिसेंटली जब आर्मी ने तख्ता पलट किया था, वहाँ की सरकार को गिराया आंग सान सू की, तो उसका भी व्हाट वी से ब्लाइंडली सपोर्ट किया है चाइना ने। और जब यूएनएससी में इस म्यांमार के खिलाफ इस जो करंट जो सिचुएशन बनी उसके खिलाफ आलोचना प्रस्ताव आ रहा था, तो वहां भी चाइना ने वीटो ले लिया उसके समर्थन में, मतलब उसकी बचाव किया म्यांमार का। वो ये दिखाना चाहता है कि वी वांट ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद म्यांमार। अगर म्यांमार उनके साथ चला जाता है उस कंडीशन में वो उनके थ्रू बंगाल की खाड़ी में अपना प्रेजेंस स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो ये तो उसका है। और अभी तक उसकी क्यों नहीं चल रही थी कि वहाँ पे वहाँ की जो म्यांमार की राष्ट्रपति थी आंग सान सू, उनके सामने कई सारे प्रोजेक्ट चाइना ने दिए थे। उन सारे प्रोजेक्ट को उसने देखते ही मना कर दिया था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो उनका मेन मकसद था कैसे भी ये करंट गवर्नमेंट को गिरा कर और यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट स्थापित करके और हम यहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाएं। तो देखो वो दो फ्रंट से वार कर रहा है, आप यह ध्यान रखो। इंडिया को सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो दो फ्रंट से खेल रहा है। एक तो आपके पड़ोसियों को पैसा देकर राइट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहा है, वही इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इंडियन ओशियन में घुस गया तो फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और इंडियन ओशियन में घुसने का एक ही रास्ता है, वो है ये जो सुंडा जो जल संधि है इंडोनेशिया के साथ में। तो इंडिया ने भी उस सिलसिले में काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि अब युद्धाभ्यास हुआ है तो इंडोनेशिया के साथ में ये जल्दी ही एक
टाई अप करने वाले हैं और एक बेड़े को सुंडा जलसंधि पर रख देंगे, एक आईएनएस को वहां पे स्थापित कर देंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भी कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे चाइना तो इसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। तो अगर जैसे सीक्रेटली भी कोई पनडुब्बी जल संधि से घुसने की कोशिश करेगी तो उसकी इंफॉर्मेशन इंडोनेशिया इंडिया को दे देगा और समय रहते उसको ट्रैक करके नष्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए जो टाई अप कर रही है इंडोनेशियन नेवी के साथ में। इवन दो इंडोनेशिया की अपनी कोई देखा जाए तो इतना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी नहीं है, बट हर एक कंट्री का अपना एक पावर होता है और उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब हम सबकी हेल्प करते हैं तो कंबाइंडली क्यूमुलेटिवली हमारा भी सपोर्ट होता है। तो जो ये उद्यावास हुआ है उसको एक पॉजिटिव तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है और ये बहुत अच्छा कदम है कि ऐसी छोटी कंट्रियों के साथ टाई अप इंडिया कर रहा है। और करंट 4 ईयर से जितना भी काम हो रहा है डिफेंस मोर्चे पे वो अच्छा है, स्प्लेंडेड वर्क है। और चाइना की नीति को समझना होगा कि चाइना का मेन मकसद यही है कि साउथ एशिया में अपना दादागिरी पेलने के मूड में है वो पूरी तरह से। और सून ही दैट कंट्री वांटेड टू बिकम सुपर पावर बाय रिप्लेसिंग दी अमेरिका, ये उनका टारगेट है। तो अमेरिका भी इस चीज को भान चुका है और उसने साउथ चाइना सी पर चाइना ने जो क्लेम किया था उसको खारिज कर दिया अमेरिका ने। उसने कहा इस पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। और इस पे वर्ल्ड के सारे लीडर, वर्ल्ड की जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको एक मंच पे आना चाहिए। मेरा तो ये ओपिनियन मानना है कि उनको एक प्रॉपर सी प्लान बनाना चाहिए कि सी किसी का भी बाप की बपौती नहीं है। सी इज ए नेचुरल रिसोर्सेस, उस पर कोई भी कंट्री अपना कब्जा नहीं कर सकता है। उस पर एक प्रॉपर वो बनना चाहिए एजेंडा और उसके तहत काम करना चाहिए। सी तो इज कॉमन टू ऑल, बट चाइना उस पर अपनी दादागिरी दिखाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं साउथ चाइना सी इज बिलोंगिंग टू चाइना ओनली। और उसके साथ साथ वो ईस्ट चाइना सी में भी तो देखो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जापान के साथ में उसका बड़ा चल रहा है, तो उसके कई सारे कंट्रियों के साथ में विवाद चल रहा है इस विस्तारवादी नीति की तहत। और जितनी और जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं, जैसे मैं बोला हूं इंडिया के चारों तरफ बोलूं, इंडिया के पास में नेपाल और भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में रिसेंटली लास्ट मंथ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, राइट। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह में फूड इमरजेंसी आ गई है, तो उनकी तो इकोनॉमिक हालत ही खस्ता है। उसको तो चाइना ऑलरेडी कुछ दे चुका है, कुछ मनी उसको दे चुका है, जिसको पटाने में श्रीलंका को बहुत सारे साल लग जाएंगे। तो जितने भी छोटे छोटे कंट्रियां हैं उनको इतना डेबिट में डाल देगा कि कंट्री चाहते हुए भी अपोज नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया को सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया को हर फ्रंट से सोचना चाहिए हमारा जो ये नेबर है इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो इनके साथ में ना तो रिलेशन रखने चाहिए, हाँ ऐसे नॉर्मल रिलेशंस रख सकते हो, बट ज्यादा उनसे चिपकने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी रिसेंटली में यूएनएससी में जाकर जब अमेरिकन विजिट पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसको हिंट किया है कि विस्तारवादी नीति पर लगाम लगनी चाहिए। हालांकि उन्हें नाम नहीं लिया, दैट इज गुड, ओके, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, बट इट्स ओके। बट हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है, चाइना के मंसूबों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।